स्वागत है आपका सतीश जी नई परख के मंच पर। अ, आज की रात तो कत्ल की रात है। जब हम लोगों के रिजल्ट आने वाले होते थे, हाई स्कूल के या इंटर के, तो हम लोग कहते थे अगले दिन रिजल्ट आएगा तो अम्मा कहती थी कि ये कत्ल की रात है। तो सब बच्चों के लिए कत्ल की रात होती थी। अगले दिन अखबार में हम लोग अपना रोल नंबर ढूंढते थे। तो आज की रात भारतीय जनता पार्टी के लिए, तृणमूल कांग्रेस के लिए, देश के संपूर्ण विपक्ष के लिए, और मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा इस देश के लोकतंत्र के लिए कत्ल की रात है। सतीश जी। अगर कत्ल की बात की जाए अभय जी, तो जनता के लिए, लोकतंत्र के लिए कत्ल का ही एक अंदेशा रहता है आजकल। जी। क्योंकि सत्ता के संघर्ष में सिंहासन की प्राप्ति के लिए ही महज लगता है राजनीति बच गई। हम्म। तो अब हम लोग उसको अलग अलग नाम देते रहते हैं। हम्म। बंगाल की लड़ाई, फलाना का ये, हम्म। जो भी हम लोग भी नाम देते हैं, लेकिन ये तो लड़ाई एक दूसरे प्रजातांत्रिक मिजाज से लिखा जाता था, पढ़ा जाता था। अब तो हम्म। ये युद्ध में तब्दील हो गया है, छावनी में तब्दील हो जाता है। और हम्म। कुछ भी जीतने के लिए कुछ भी करने का जो एक पूरा पूरा जो एकदम सब साथ सज गया है, हम्म। उसमें तो क्या कहा जाए, ये तो युद्ध ही लगता है कि युद्ध से कम तो नहीं है। नहीं, ये तो आपने ठीक कहा। युद्ध ही हो रहा है दोनों तरफ से। मैं केवल सत्ताधारी दल को ही इसका दोष नहीं देता। जिसके पास भी सत्ता होती है, संसाधन हैं, और वो अपनी सत्ता को बनाए रखना चाहता है, तो वो भी काफी प्रयास करता है। लेकिन इस बार बंगाल में जो कुछ हुआ वो थोड़ा सा अलग किस्म का है। क्योंकि ये मुझे याद पड़ता है कि 1977 में जब चुनाव चल रहे थे, इमरजेंसी हटाए जाने के बाद में, तो मैं तो छोटा था, जेल काट के आया था। चौधरी चरण सिंह आए इटावा में चुनाव रैली में भाषण देने के लिए। तो जैसे ही वो मंच पे आए, किसी ने झपट के माइक के सामने कुर्सी रख दी। मैं 1977 की बात कर रहा हूं। तो चरण सिंह ने कहा, नहीं, मैं कुर्सी पे नहीं बैठूंगा, मैं खड़े होकर बोलूंगा, क्योंकि मैं चुनाव को युद्ध समझता हूं। ये उनका चरण सिंह का था। लेकिन उस वक्त युद्ध जो था वो एक मुहावरा था। जैसे कहते हैं नहीं कि हम हमें अपना कोर्स पूरा करना है तो हम वार फुटिंग के ऊपर, युद्ध स्तर पे हम पढ़ाई में लगे हुए हैं। वहां पे युद्ध नहीं हो रहा है, बल्कि युद्ध को एक मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जो घटना हो रही है उसकी अहमियत बताने के लिए, कितना महत्वपूर्ण है उसको। अब ये वास्तव में शब्दशाह युद्ध में बदल गया है। अब तो बाकायदा ये कहा जा सकता है कि भाई एक युद्ध हो रहा है फारस की खाड़ी में, जो मिसाइलों से हो रहा है और नाकेबंदी के जरिए हो रहा है, और दूसरा युद्ध हो रहा है बंगाल की खाड़ी में, जो कि चुनावी युद्ध है। वैसा युद्ध नहीं है, लेकिन चुनावी युद्ध है। और इस चुनावी युद्ध में हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस चुनावी युद्ध में 2.5 से ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्स इस्तेमाल की गई है। इसके बावजूद एक निर्वाचन क्षेत्र में हिंसा के कारण चुनाव रद्द कर दिया गया है। आप सोचिए, 2.5 लाख, जहां पे मतदान रद्द हुआ है, अब उस पर बाद में 21 मई को शायद पुनर्मतदान होगा उसमें। बावजूद इसके इतनी ज्यादा वहां पर वो लगाई गई है। ये भी एक हकीकत है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी ने शिकायत की, उन सभी जगहों पर चुनाव आयोग ने पुनर्मतदान के आदेश दे दिए। अभय जी, बाकी अभय जी, जी। अभय जी, युद्ध तो सदियों से होते आए हैं। हम्म। लेकिन पुराने जमाने की युद्ध में जो हम लोगों ने शास्त्रों में देखा है, उसमें युद्ध के भी नियम होते थे। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें भी लोग युद्ध एक दूसरे को मार डालते थे, लेकिन एक समय के बाद नहीं मारते थे, हम्म। उस समय तक। और हाल में आपने फारस के युद्ध का जिक्र किया, हम्म। तो उसमें तो सीज फायर भी चल रहा है। हम्म। कि बंगाल वाले में तो खाली फायर पर फायर है, फायर फायर है, सीज फायर है ही फायर नहीं। पर फायर है। और तीसरा, आपने कहा कि देखिए, युद्ध की शैली में तब्दीली आई है और युद्ध जीतना है। युद्ध का कोई नियम कानून दीन ईमान भी होता था, वो है नहीं।
तो अब छापामार शैली में गुरिल्ला पद्धति से इन किन प्रकारेण से तरह तरह के हथकंडे से, छल से, प्रपंच से, अपनी हर तरह से किसी प्रकार से चुनाव जीतना ही ध्येय रह गया है। इसलिए मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि ये सिंहासन कब्जा करना ये मुख्य उद्देश्य, और उस मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ऐसे तो कहा भी जाता है कि जंग में सब जायज है, तो हमको लगता है कि नाजायज को भी अगर जायज बना दिया जाए तो आजकल पूछने वाला कौन है अभय जी, है ना? और ये सब पे लागू होता है, आपने ठीक कहा, सब पे लागू होता है। तो जो जितना ताकतवर है, बलशाली है, जिसकी ज्यादा चलती है वो चला लेता है, चला लेगा भी। जी। जी, तो फिर अब 5 बजे हम लोग ये कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं। कल तो 5 बजे, 5 तो बहुत दूर की बात है, 12-1 बजे तक ही तय हो जाएगा कि बंगाल के ऊपर अगले 5 वर्ष में कौन शासन करेगा। तो अब आप यही बस हमारे पास ये आखिरी मौका बचा है कि हम कुछ-कुछ भविष्यवाणी कर सकें, पूर्वानुमान लगा सकें, अपना परिप्रेक्ष्य बंगाल के संभावित नतीजे के ऊपर नई परख के दर्शकों के सामने रख सकें। जी, सतीश जी। मैं फिर एक बार आप ही के मंच पे दोहराना चाहूंगा कि भारतीय जी। जनता पार्टी अगर चुनाव हार जाएगी तो ये बड़ी खबर होगी, ममता का चुनाव हारना मेरे लिए कोई खबर। अच्छा। आपने जिक्र किया 2.5 लाख डिप्लॉयमेंट है, आपने कहा कि जहां-जहां भाजपा ने कहा वहां चुनाव रद्द हो गए, रीपोलिंग हो गए, और इसका पूरा परिप्रेक्ष्य बैकग्राउंड भी यही है कि इस बार तो वोटरों का भी वोटर रोल से, मतदाता सूची से जंग चलता रहा, और अंत में स्थिति ये हुई कि ये पहली बार हुआ कि 27 लाख लोग वोट नहीं दे पाए। उनको उनको न वैध बताया गया, न मृत बताया गया, न घुसपैठिए बताया गया, कुछ बताया ही नहीं गया, और उनको वो मतलब वोट से वो मुअत्तल रहे, मतलब अलग रहे। जबकि इसमें सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, हर कोई लगे, और एक तो किसी कोई बहुत बड़े चिंतक कह रहे कि भाई 60 लाख वोटों को डिसाइड करने के लिए 700 जज लगाए गए। ये कैसे संभव था इसको देख? तो ये बड़े ही असाधारण परिस्थितियों में चुनाव हुआ है, तो नतीजे भी असाधारण आने चाहिए। नतीजे क्या? नतीजे मतलब जो अनाउंसमेंट जो आएगा वो देखना होगा क्या आता है, कैसे-कैसे क्या होता है। तो एक पक्ष इसका ये है, दूसरा पक्ष ये है कि आप जब लोगों से बात करते हैं, मैं सिक्का उछाल नहीं रहा हूँ, आप बोल रहे हैं अंतिम मौका है 5 बजे, लेकिन ये सिक्का उछालने जैसा ही है, लेकिन हम नहीं सिक्का उछाल। क्यों? क्योंकि सिक्का उछालने वाले तो हर कोई सिक्का ही उछाल रहा है, आप देखिए। तो मैं भी क्यों अपना सिक्का उछालूँ? हाँ, आप हमसे कहिएगा तो 2031-32 का सिक्का उछाल करके अभी से ही मैं कुछ पूर्वानुमान दे सकता हूँ, मतलब उसका भविष्यवाणी कर सकता हूँ। ऐसे ही सिक्का उछाल के भविष्यवाणी आवत आज के दिन, है ना? कहिए उसके बाद भी 36 में चुनाव होगा, उसका भी अभी हम लोग बता देते हैं। हाँ, हाँ, ज्योतिष वाले तो कर देते हैं ऐसा, है ना? कि फलाने में दुनिया तबाह हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, ब्रह्मांड मिट जाएगा। इसी प्रकार से लोग भी कर दें। लेकिन अभय जी, ऑन अ सीरियस नोट, एक चीज जो इस बार खास देखने में आया कि बंगला भाषा और हिंदी भाषा का एक विभेद। कई ऐसे तो भविष्यवाणी करने, सिक्का उछालने वालों ने कहा कि वो बंगला भाषियों ने, बंगला मतदाता ने बोलना ही नहीं उचित समझा, कुछ बताना ही नहीं समझा, इस आधार पर उन्होंने अपने भविष्यवाणी रोक। तो ये हिंदी में, आप हिंदी में आए, दिल्ली में रहें, दिल्ली के लोगों से बात करें, तो दूर से सबको लग रहा था भाई भाजपा को कोई हरा नहीं सकता। ये एकदम क्लियर है, ये लोग कह रहे हैं। आप बंगाल में, बंगाल के लोगों से मैंने 4, 5, 6 लोगों से बात करने की कोशिश की, कुछ उसमें पत्रकार हैं, कुछ पुराने पत्रकार हैं, अ कुछ लोग ऐसे ही वाचर हैं, है ना? वो लोग तो कहते हैं ममता जीतेगी। फिर इधर वाले कहते हैं कि बीजेपी का जोर है, एंटी इनकम्बेंसी है, जीत जाएगा। पता नहीं, तो ये भी, वो लोग भी लगता है सिक्का ही उछाल रहे हैं। यही है कि सिक्का ही उछाल रहे हैं, लेकिन जिसका सिक्का भारी रहता है, भारी, तो उसी साइड से गिरेगा ना।
ये भी तो एक उसमें चीज है कि भाई भाई मतलब हम लोग सुनते हैं एसिमेट्रिकल वॉरफेयर, सुनते हैं ना, तो अब जब युद्ध की संज्ञा इसको दे रहे हैं तो ये चुनाव एसिमेट्रिकल है, इसमें कहां से दो राय है? नहीं नहीं, मुझे एक ही सवाल मैं बार बार जबकि दोहरा रहा हूं और थक गया हूं दोहराते दोहराते, बोर हो गया, लेकिन ये तो कभी नहीं हुआ कि 27 लाख वोट कट गए, काट दिए गए, आप कर नहीं पाए, आपने हाथ उठा दिया, कहा कि वो नहीं हो सकता, वो नहीं दे सकते, ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी हो गया, ये कौन सा शब्द है भाई? तो आप थोड़ा दिन के बाद चुनाव कराते, लेकिन अभी क्यों? 27 लाख, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि पिछले चुनाव में जब ममता बनर्जी को 200 कितना सीट आया था, 13-14, तो उस समय भाजपा से उनके वोटों का अंतर 13 लाख था, 13 लाख, और 27 लाख वोट तो कट गए। मैं तो अवैध, मृत, घुसपैठिए, फलाना ठिकाना, विस्थापित, इन बात उनको ले ही नहीं रहा हूं, मैं मानता हूं कि चलिए उचित है, लेकिन युद्ध की तरह अगर मतदाता सूची बने, एकदम लगता है कि जैसे आज बन गया फिर बदल दिया गया, फिर इसमें ये हो गया फिर वो हो गया, ऐसे तो फिर क्या कहा जाए? इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, ये बात सच है कि आप 2.5 लाख क्या 4 लाख जो भी लोग लगा दीजिए वहां सेंट्रल डिप्लॉयमेंट, उसमें आप नियम कानून के हिसाब से कोई खरखोट खूब नहीं ढूंढ सकते कि भाई चलिए वो तो है, उनका काम है, वो करते हैं, लेकिन इसका जवाब कोई नहीं दे पाया है कि ये 27 लाख वोटों का क्या, ये इस पर कोई जवाब मैंने नहीं, इसका लगातार। जवाब क्यों नहीं आ रहा है? ये मैं भी इस सवाल को उठाता रहा हूं। मैंने कुछ दूसरे चैनलों पर, जैसे एबीपी पर और दूसरी जगहों पर, यह भी कहा है कि जो लोक प्रतिनिधित्व कानून है उसकी धारा 21 के तहत अगर मतदाता सूची नहीं बन पाई समय रहते हुए, तमाम संशोधन के बावजूद, तो पिछली सूची का इस्तेमाल होना चाहिए, साफ लिखा हुआ है उसके अंदर। इस कानून का पालन क्यों नहीं किया गया? और अगर इस यही कानून का पालन केवल केंद्र सरकार ने इस कानून का पालन करने से परहेज किया, चुनाव आयोग ने परहेज किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस कानून को पालन क्यों नहीं करवाया? यही तो बड़ा सवाल है, और बहुत जायज और बहुत ही मतलब माकूल इस चीज का मतलब आप कह सकते हैं कि उत्तर है कि क्यों, तो सीधा इसका उत्तर एक आप दे सकते हैं, क्योंकि ये पुराने लिस्ट पे कराना नहीं था। अब इलेक्शन कमीशन का एक नई लिस्ट तर्क तो है, आप बना नहीं पाए। नहीं नई बना नहीं पाए, आपको पुराने पर नहीं कराना था। 14 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया हो गई है ना? कहीं कहीं तो 4 महीने पूरा इलेक्शन के समय तक पूरा नहीं हो रहा है, जब हो रहा है तो 27 लाख कट जा रहे हैं, और कहीं कहीं 27 में चुनाव है वो अभी से बैठ तैयार हो गया है। मतलब ये जो एसआईआर का एसआईआर, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि एसआईआर का एसआईआर बहुत जरूरी हो गया है, नहीं तो अब कुछ मतलब नहीं रहेगा ना कि क्या नियम कानून मापदंड जो हैं, जो स्टैंडर्ड चीजें हैं वो है कहां? यहां होगा एसआईआर, वहां नहीं होगा एसआईआर। असम में हुआ एसआईआर क्या? नहीं हुआ। नहीं हुआ, कुछ दूसरा चीज वहां पर हुआ था। तो कहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, कभी चुनाव के एक एक दिन पहले तक चीजें हो रही हैं, 4 दिन पहले तक चीजें हो रही हैं, और कहीं अगर बाद में चुनाव है तो पहले ही हो जा रहा है। मतलब अभी हो गया, शायद उत्तर प्रदेश में कंप्लीट हो गया, कुछ एक ऑब्जेक्शन आप फाइल कर सकते हैं, कुछ इस तरह की चीज है, लेकिन हमने फॉलो नहीं किया है क्योंकि बड़ा इंटरेस्ट ही खत्म होता जा रहा है। सच बताऊं तो आपसे ये, तो नहीं, ये एसआईआर के बारे में एसआईआर के आलोचकों की एक राय है जो वो बड़े जोरदारी के साथ पेश करते हैं कि एसआईआर मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी का एक औजार है जिसके जरिए वो विपक्ष के वोट काटने और अपने वोट चुनाव मतदाता सूची में घुसेड़ने का हथकंडा इस्तेमाल कर रही है। इसमें चुनाव आयोग उसकी मदद कर रहा है। अच्छा, बिहार का देखिए, चुनाव नतीजा जब आया, एक मिनट, बिहार का चुनाव नतीजा जब आया तो कुछ कुछ इस तरफ संकेत भी मिला कि शायद ऐसा हुआ भी है। बिहार के चुनाव में कुछ निर्वाचन क्षेत्रों भी कोई व्यवस्थित अध्ययन नहीं हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूं व्यवस्थित अध्ययन हुआ हो, लेकिन ये हुआ है कि जितने वोट किसी निर्वाचन क्षेत्र में बढ़े, भारतीय जनता पार्टी के उतने ही वोट बढ़ गए, उसी के साथ साथ बढ़ गए। ये बिहार में कुछ निर्वाचन क्षेत्रों से इस तरह की रिपोर्ट आई है, उससे ही संकेत मिला है। मैं कोई इसको अकाट्य सबूत के तौर पर नहीं पेश कर रहा हूं। क्या एसआईआर की भूमिका
पश्चिम बंगाल में भी यही होगी, जो 27,15,000 वोट जो संदिग्ध करार दिए गए और जिनके बारे में ये भी नहीं कहा गया कि ये अवैध वोट हैं, न ये कहा गया न वैध वोट है, उनके बारे में निर्णय नहीं हुआ। वो त्रिशंकु की तरह हवा में लटका दिए गए वोट और वो अपने मतदान अधिकार से वंचित हो गए। अब अगले चुनाव में हो सकता है उनमें से बहुत से लोग वोट देते हुए नजर आए। अब वो 27,15,000 वोट किसके हैं, ये चीज कैसे पता लगाई जाए? इसके बारे में जो राजनीतिक कार्यकर्ता जमीन पर काम करता है उसका एक दृष्टिकोण होता है, वो कुछ कहता है, क्योंकि उसे पता रहता है कि भाई जो वोटर जो है वो किसका वोटर कौन है। जी सतीश जी। मैं तो ये कहता हूं, अब इस तरह की स्थितियां आ रही हैं कि इस प्रकार से चुनाव का कोई मतलब ही नहीं रह रहा है। पहली बात तो यही है। हो सकता है कुछ दिन के बाद ऐसी बातें चलने लगे कि भाई सब जगह तो भाजपा ही जीत रही है, तो अब चुनाव की क्या आवश्यकता है। एक दूसरी बात, जो अगर विपक्षी पार्टियों, अलग अलग पार्टियों की बातों पर जाए, उनके आरोपों पर जाए, तो इतने सारे उन्होंने आरोप लगाए हैं, गलत या सही मैं नहीं जानता, क्योंकि आप जब हमसे पूछेंगे, जैसा आपने कहा कि भाई जिसके जोड़े हो सकता है बीजेपी के हो, वो तो मेरे पास ना आपके पास कोई मतलब कोई सबूत तो है नहीं। लेकिन जो आरोप है और वही लोग किरदार है, स्टेक होल्डर है, तो उनके आरोपों के मुताबिक तो यही है कि मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं, मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं, चाहे उनके वोट काटे जा रहे हैं। अब उनको भी कैसे पता है, शायद जमीन पे होते होंगे तो पता होगा, लेकिन ऐसा तो उनका आरोपों की बौछार है, लड़ी है एकदम एक लाइन से। लेकिन उसका संतोष पूर्वक जवाब, संतुष्ट करने वाला जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग इस तरह का कोई जवाब कब देता है, कैसे देता है, ये हमें नहीं मालूम। तो ये चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है और चुनाव आयोग है, उस पर तो आरोपों का एकदम बौछार है और वो तो उनकी जो भूमिका है उस पर संदिग्ध होने का, ये विपक्षी पार्टी आरोप लगाते हैं, तो हम उन्हीं का सहारा लेके इस बात को कह सकते हैं, बाकी हमारे पास क्या सबूत है ना। मेरा अगर वोट, अभी हम वोट अपना देखेंगे कि कट गया या है, अभी चेक नहीं किया है, तो तब हम शायद अपनी बात, अपना एग्जाम्पल लेके बोल सकते हैं, है ना। लेकिन क्या कहा जाए, लेकिन मोटी बात यह है अभय जी, कि अतिरेक जो है ना, एक्सट्रीम, वो बहुत खतरनाक होता है। ये मैं जरूर रेखांकित करना चाहता हूँ अतिरेक, कि किस चीज के अतिरेक की तरफ इशारा कर रहे हैं आप? देखिए, अगर क्या है चुनाव, क्यों आप प्रजातंत्र हैं तभी ना चुनाव, आपने एक व्यवस्था अपनाई हुई है। आप प्रजातंत्र का पहला मतलब है कि प्रजा की आवाज, प्रजा का मन, प्रजा का ये, अगर वो मन मान भी लेते हैं कि कोई जीतने वाला भी, उसको वोट भी बहुत ज्यादा मिलता हो, उसके है भी, हो भी सकते हैं, इसके बावजूद भी आवाज की प्राथमिकता है, मतलब इंडिविजुअल राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो मैं कह रहा हूं कि अब ऐसे में हर बात, और आदमी थोड़ा थक के भी बैठ जा रहा है कि नहीं, अब क्या बात करने से क्या फायदा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इस तरह की मानसिकता मैंने पाया है लोगों में। तो अतिरेक से मेरा मतलब ये है कि भाई अतिरेक इससे ज्यादा क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, टिप्पणी के बावजूद 27 लाख वोट रह गए और चुनाव हो गए, चुनाव हो गए। वो 27 लाख लोगों का क्या वो मतदाता है, क्या वो अब नागरिक है, कौन लोग हैं, उनके जमीन जायदाद क्या है, ऐसे तो कोई भी किसी को हटा दिया जाएगा। तो ये तो जिम्मेवारी चुनाव आयोग की बनती थी कि भाई इसको आप या तो मृत ही घोषित कर दो, अवैध ही घोषित कर दो। आप तो इसमें फंस गए, आपने कुछ घोषित नहीं किया, सीधे ये घोषित कर दिया कि ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नाम के शब्द के तहत ये वोट नहीं डाल सकते। हो सकता है कि उसमें 20 लाख अवैध भी हो, लेकिन कंक्लूड तो करो, बता तो दो कि आप चुनाव आया, आप बता ही नहीं पाए और चुनाव हो गए, और आपको तुरंत के तुरंत आप अभी एक वोट एक जगह कहीं पर रीपोल पूरा कंस्टिट्यूएंसी में कह दिया गया, हाँ जो भी है जगह वो कर दिया गया। तो ये सब आप डिसीजन इतना जल्दी ले सकते हैं, उचित ही लिया होगा, हो सकता है, हाँ होगा, लेकिन आप ये वाला तो अनुचित काम तो हो ही गया ना। जी
सतीश जी, अब मैं 2 ऐसे सवाल आपसे पूछूंगा जो मुझसे अक्सर पूछे जा रहे हैं आजकल। मैं अपने तरह से उनका जवाब देता हूं। मैं चाहता हूं आपका भी जवाब आए। पहला सवाल यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी बंगाल का चुनाव जीती तो राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, नंबर 1। दूसरा सवाल यह है, अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, ममता बनर्जी को चौथा कार्यकाल मिल गया, तो भारतीय राजनीति पर उसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, तो मैं आपको सिक्का उछालने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये विशुद्ध ये नहीं, ये तो सिक्का उठाने वाली विश्लेषणात्मक बात। परिप्रेक्ष्य का सवाल है। हाँ नहीं, ये तो एकदम लॉजिकल सवाल है आपका, और मैं उत्तर भी दूंगा वही, और एकदम स्पष्ट। हाँ। देखिए, पहला तो ये है कि मुझे लगता नहीं है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो ऐसे माहौल दिख रहा है, उसमें भाजपा के हारने की मैं कल्पना भी नहीं करता। आप तो अगर सच्ची बात पूछेंगे तो, है कि नहीं? उसमें इस तरह का माहौल नहीं होता, बवंडर नहीं होता, इस तरह के आरोप नहीं होते, और उसमें भाजपा जीत लेती तो कोई इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं हो सकती। लेकिन जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह की बातें हो रही हैं, आप सही भी करोगे तो आपको गलत ही बोला जाएगा, वो वाला माहौल बन गया है। तो एक तो ये बात है। भाजपा अगर जीतती है, तो भाजपा अगर जीतेगी, तो एक तो मेरे ख्याल में, मेरे दिमाग में ये बात आता है कि तो फिर वो नए तरह के कई कानून लाएगी, इस चीज़ को समझा जाए। है ना? जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन वाला भी उनके ऑलरेडी उनके इसमें है, और इसी प्रकार से जो पिछले 2024 से बातें चल रही हैं, या 2024 के चुनाव से पहले से बात चल रही थी कि उनको 400 चाहिए था, है ना? तो अब कम से कम इस बार जो है, उनको राज्यसभा में तो और संख्या बढ़ जाएगी आगे, है ना? और स्टेट्स भी मिल जाएँगे। तो ऐसे कई कानून हैं जो कि राज्यों की मंजूरी के अर्हता को प्राप्त करता हुआ उनको अगर वो दिखता है, और राज्यसभा, लोकसभा तो है ही, ये मिला के कुछ नया कानून वगैरह और ला सकते हैं। एक तो ये मुख्य बात। दूसरी बात ये है कि जैसे अभी एक बात हुई स्पेसिफिक कि अभी बीच में ही महिला और डिलिमिटेशन वाला और मट्ठा करके लाया गया। मुझे मेरा अनुमान है कि वो भाजपा एक बार और प्रयास करेगी। हो सकता है कोई संयुक्त सभा लाके बीजेपी मतलब पार्लियामेंट का सेशन बुला के दोनों हाउस का कुछ करे। इस बात की सुगबुगाहट भी हमने 2 दिन पहले दिल्ली में सुनी है ना? कुछ कांग्रेसियों ने कुछ लोगों को डिब्रीफ किया था, उसमें कुछ इस तरह की बात वो कर रहे हैं। तीसरी बात ये है कि भाजपा का इतना मुराद, मतलब उसका उनका इतना अरमान, उनको तो अब लगेगा कोई जगह हार नहीं सकते, कोई हार नहीं सकते, तो और भी कई चीज़ें कर सकते हैं जिसका हम अभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हो सकता है कि मतलब कुछ प्रीपोन कर लें, अगला चुनाव ही प्रीपोन कर लें, मतलब 2029 का ही कर लें, कि इसी बाढ़ में निकल जाए तो फिर आगे ही 3, 4, 5 साल चल जाए। ये सब सब संभावनाएँ। ममता अगर जीतती हैं, तो ममता अगर जीतती है तो एक नए रूप में आईएनडीआईए खड़ा हो जाएगा, जिसका नेता तो फिर ममता को मानना ही पड़ेगा, और उसमें जो आईएनडीआईए है उसमें डिवीज़न हो जाएगा। हो ही चुका है एक प्रकार से। अभी तक क्या था कि जो आईएनडीए का एक स्वरूप था, आईएनडीआई अलायंस का, उससे 2-3 लोग अलग हो गए थे, जिसमें आप पार्टी, ममता पार्टी, ये सब अलग हो गए। लेकिन उसका एक न्यूक्लियस बना हुआ था अभी भी। अब क्या होगा कि अब देखिएगा कि 2 इंडिया बन गया, आईएनडीआईए बन गया। ये एक संभावना है। तीसरी चीज़ जो कि होगा ही, क्योंकि इसकी जानकारी थोड़ी बहुत है मुझे। ये जो शुरुआती इनके बीच में जो दिक्कतें थी, उसकी जानकारी मुझे है थोड़ी बहुत, है ना? ये तो पहले जो पटना में पहली मीटिंग हुई थी कि उसमें कौन जाएँगे, नहीं जाएँगे, इसी को लेकर परेशानी थी। इस बात का मैं गवाह भी, है ना? कि मुझे मालूम है कि क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा। तो उसमें एक डिवीज़न साफ-साफ दिखाई पड़ेगा, और फिर आप देखिएगा कि वामपंथी, कांग्रेस पार्टी वाले एक तरफ, ये सब आप पार्टी, पता नहीं अखिलेश भी, वहाँ भी 27 में चुनाव, सब एक मिलके ममता तो चुनाव प्रचार करने भी जाती है उत्तर प्रदेश में। तो वो एक फ़ॉर्मेशन नज़र आएगी, और ये भारतीय जनता पार्टी को सूट करेगा 2 आईएनडीआई।
2 INDIA सूट करेगा। एक के सामने 2, है ना? ये तो बराबर भाजपा ये काम करती है। इस तरह से कुछ चीज़ें होंगी। मुझे नहीं लगता कि ममता की जीत के बाद विपक्षी एकता कोई मजबूत हो जानी है, वो नहीं लगता। ये कि ममता अगर जीत जाती है तो ये लोग मोदी सरकार को कोई चैलेंज कर पाएँगे, ये मुझे नहीं लगता कि भाई पार्लियामेंट में गिराने और आने की बात, इस तरह से हमें नहीं लगता। देखिए, एक क्योंकि बात तो ये रहेगी कि अगर ममता बनर्जी जीत जाती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई कोई बंगाल को सुशासन मिल जाएगा या विपक्षी एकता का झंडा बहुत ऊँचा फहराने लगेगा, मैं इस बात से सहमत हूँ आपकी इस बात में। लेकिन क्षेत्रीय शक्तियों की दावेदारी कायम रहेगी। अगर ममता बनर्जी हार गई, तो क्षेत्रीय शक्तियों की दावेदारी जो भारतीय राजनीति में है, वो फिर खत्म होने की तरफ चल पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, अभी तो आप क्षेत्रीय शक्ति कहिए या राष्ट्रीय शक्ति कहिए, विपक्ष की शक्ति कहिए, वही सब पूरा सफाई हुँ, है कहाँ? और हुँ। अगर दूसरे ढंग से कहिएगा तो एक क्षेत्रीय पार्टियों में तो डीएमके भी आता है हाँ, हाँ, और वो बिल्कुल, बहुत बड़ा वाला है। बिल्कुल। ममता से बड़ा वाला पार्टी है वो। वो नहीं, वहाँ ज़्यादा भी क्षेत्र डीएमके में भी देखिए, वहाँ पे भी डीएमके के खिलाफ डीएमके काफ़ी अरसे से सत्ता में है और वो जो पारंपरिक जो उनका विरोधी थे एआईडीएमके, वो बहुत कमज़ोर हो गया है। तो एक नई ताकत वहाँ उभर आई है टीवी के, लेकिन जो वो भी क्षेत्रीय पार्टी ही है ना। वो जो डीएमके को नज़दीकी मुकाबला दे रही है। जी। देखिए, अब दे रही है कि नहीं दे रही है आपको सामने आने दीजिए क्या होता है, लेकिन हाँ, हाँ। डीएमके को हटाना इतना बड़ा मुश्किल काम है ना? आप मान सकते हैं कि टीएमसी तितर-बितर हो जाए, डीएमके कभी नहीं होगा। हुँ, जिसकी पैदाइशी किस परिस्थितियों में हुई है, ये हम लोग सब जान ही रहे हैं। उसको ज़िक्र करने से कोई वो है नहीं और वो तो एक क्षेत्रीयता का, भाषाई और अपने कल्चर का हुँ। मतलब सेनापति है जी, और जी। गजब से लड़ाई लड़ता है, तो वो तो नहीं खत्म होता और रीजनल पार्टी आती-जाती रही हैं, लेकिन हाँ, एकदम से खत्म हो जाएँगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। जो जी। थोड़ा रैगटैग टाइप की पार्टी रही है, उसमें दिक्कतें आई और वो भी रोटेशन में आया है। ये आता है, फिर कमज़ोर होता है, फिर मजबूत हो जाता है, ये है। हाँ, एक बात मैं अभय जी ज़रूर कहना चाहूँगा, ये मैं हुँ, बार-बार कहता भी हूँ और इसको दोहराना चाहता हूँ, कि जो विपक्ष की मुख्य धुरी विपक्ष की धुरी का मुख्य पार्टी अभी तक कांग्रेस हुँ, है ना? हुँ, और जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, हुँ, इनका जो अंतर्विरोध है, वो एक बड़ा कारण रहा है विपक्षी एकता में। हुँ, है ना? ये भी एक कारण है, तो हो सकता है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियाँ ऐसा समझती हों कि आपस में ही निपटारा करो, फरियाओ, इन लोगों से को साइड करो। ये क्या पता है, हो भी सकता है। हो सकता ये संभव है, क्योंकि हम लोग आप हमसे ज़्यादा आप जानते हैं कि भाजपा भी तो उठी है उन्हीं क्षेत्रीय शक्तियों को लेकर ना और वो जब मिली थी तो एक मुख्य पहले पहले क्या था उनका उद्देश्य कि कांग्रेस को समाप्त करो। हुँ, ये 60 के दशक से शुरू है लेट से। जी, 1960 के लेट से ये तो शुरू है। जी, भाई हम तो उदाहरण देते हैं 67 का, 71 का, 1977 का, 1989 का, हुँ, जिसमें वामपंथी और क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी और उसके अलग-अलग रूप सब तो हुँ, साथ ही थे। सब हुँ, साथ थे, कांग्रेस के खिलाफ थे। जी, तो जब जो ज़्यादा ताकतवर होता है, वो थोड़ा रीजनल पार्टीज़ को डाउन करता है। ये जी, तो एक प्रवृत्ति है ही। जी, लेकिन ऐसा मिजाज है इस देश का कि हुँ, अगर सब कुछ सामान्य रहे, तो हुँ, रीजनल मिजाज को खत्म करना हमारे ख्याल से इस देश में असंभव है। इसीलिए अभी तक ये फेडरेशन है, अभी तक ये कोऑपरेटिव फेडरलिज़्म है और इसीलिए इतने सारे राज्य हैं। एकरूपता, समरूपता की कोई भी कोशिश बहुत ज़्यादा दिन चल नहीं सकती। बहुत-बहुत धन्यवाद सतीश जी, बेहतरीन विश्लेषण के लिए और आपके विचारोत्तेजक बातें रख करने के लिए। अब तो कल चुनाव नतीजा आएगा, तो हम लोग फिर मिलेंगे और चुनाव नतीजे का विश्लेषण करेंगे। तब फिर से इन्हीं सब सवालों को उठाया जाएगा, किसका फ़ायदा, किसका नुकसान, लोकतंत्र किधर जा रहा है। धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं किसी समय।